ओके। हमने लास्ट जो वीडियो देखा पार्ट 1, इवोल्यूशन पार्ट 1, उसमें हमने ओपेरन और हाल्डेन की थ्योरी देख ली है। नेक्स्ट, ये जो थ्योरी दी गई थी लिखित में जिसका कोई प्रूफ नहीं था, उसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रूव किसने किया? ये दो भाई साहब हैं, मिलर एंड यूरे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया कि भाई, अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे। इनका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट है ये। इन्होंने ये एक फ्लास्क लिया जिसके अंदर इन्होंने अपना सॉल्यूशन उबालने रख दिया। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन था केमिकल सॉल्यूशन था। जब इसे उबाला तो बहुत सारी गैसेस उड़ के इस ट्यूब से होती हुई फाइनली इस चैम्बर में गई, इस कंपार्टमेंट में गई। ये गैसेस जब यहाँ घूम रही थी, इसी दौरान हमने यहाँ इस पे इलेक्ट्रोड्स लगा रखे थे जिससे यहाँ पे जब चार्ज क्रिएट हुआ, जिसे हम किसके बराबर मानेंगे? जो अल्ट्रावायलेट रेज या जो बिजली उस समय जब करोड़ों अरबों साल पहले खूब बिजली कड़कती थी, जो सूरज था उससे इतनी तरह तरह की रेज आ रही थी। हमने ये जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं, इसको उसके बराबर माना है। तो जब ये गैसेस की प्रेजेंस में जब बिजली कड़कती है इन इलेक्ट्रोड से, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होता होगा। और जब हमने देखा कि हमने यहाँ पे कंडेंसेशन के लिए पानी यहाँ पे हमने रन कराया कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे जब ये पानी बूंद बन के गिरेगा टप 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 टप, तो इसमें वो जो केमिकल्स कुछ बने होंगे वो उस पानी में मिलके इस वाले कंटेनर में इकट्ठे होने लग गए। जब हमने इस कंटेनर को एनालाइज किया तब हमने देखा कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे। याद रहे मैं क्या बोल रही हूँ, इस वाले फ्लास्क में इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं और जो हमें यहाँ मिली वो कौन सी मिली? ऑर्गेनिक। मतलब यहाँ पे तो होगा अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, बट यहाँ पे हमें क्या ऑर्गेनिक मिला? अमीनो एसिड्स, छोटे छोटे लिपिड मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें मिले। जो क्या प्रूव कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट कि ये जो पार्ट है ये तो कोई महासागर की तरह है। जो हम बात कर रहे थे, जो ओपेरन और हाल्डेन बात कर रहे थे, ये वो हवा है जहाँ पे बिजली कड़क रही होगी, जहाँ पे ये गैसेस उड़ रही होंगी। और ये है वो बरसात या जो पानी जो बरसा होगा फिर से ज़मीन के ऊपर, जहाँ पे हवा में बनने वाले केमिकल्स पानी में जब बारिश के साथ बरसे होंगे तो वो ज़मीन में इकट्ठे हुए होंगे एक प्राइमोर्डियल सूप की तरह, एक सूप की तरह। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ओपेरन और हाल्डेन की थ्योरी को सपोर्ट करता है। यहाँ पे ये चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं फिर कहूँगी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बहुत मुश्किल है आपको कि आपको हिंदी में कुछ मिले, इसलिए कोशिश करें आप इसे पढ़ के देखिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में आप मुझे लिख के अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि हम एक पूरा सार अगर निकालें ये सब चीज़ें हमने जो बात करी उसका, तो लाइफ का जो ओरिजिनेशन है, जो उत्पत्ति है, वो केमिकल इवोल्यूशन की वजह से हुई। कि भाई कुछ छोटे छोटे जो मैंने डॉट्स बनाए हैं इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, उससे सबसे पहले तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। किस एनवायरनमेंट में? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन थी। याद रहे, पहले हमेशा हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन नहीं थी। तो ये छोटी छोटी डॉट से छोटे गोले बने पहले, जो कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। स्टेप 2 में ये जो छोटे छोटे गोले हैं, इससे ये थोड़े बड़े बड़े गोलों की चेन बनी, जैसे हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें खास बात ये थी कि इनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी थी, मतलब रिएक्ट करने की क्षमता थी, एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते थे, अपने आप को दुगना कर सकते थे, सेल्फ डुप्लीकेशन। स्टेप 3 जो है उसमें इन्होंने क्या किया, ये जो खाली पड़े हुए बड़े बड़े चेन्स थी, इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से अपने बाहर मेम्ब्रेन लगा ली। ठीक है, और इसी प्रकार से धीरे धीरे हमारी कुछ नई
पहली सेल्स बनी होंगी। इसको अगर हम देखें, अच्छा इस काम में पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको ये एक छोटे से पेज में कम से कम 4 से 6 अरब साल लगे होंगे। अगर इसको एक बार फिर से देखें अपन, जो समरी है इसका, जो सार है वो ये है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि ये गैसेस, साथ में एनर्जी कौन सी, अल्ट्रावायलेट रेज या बिजली, इन्होंने जब रिएक्ट किया तो कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, पहले ये मोनोमर है, फिर ये जुड़े, फिर ऐसे चेन बनी और ऐसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा कठिन, मतलब और बड़े लेवल पे। फिर उसके बाद जब इन्होंने थोड़ा आकार लेना शुरू किया, तब इन्हें हमने क्या बोला, कोसर्वेट्स। ये शब्द आप बहुत अच्छे से याद करें, ये शब्द यूज़ किया था ओपेरिन भाई साहब ने, अलेक्जेंडर ओपेरिन साइंटिस्ट ने इस शब्द को, कोसर्वेट्स को यूज़ किया था। ऐसा ही एक और शब्द है माइक्रोस्फेयर, आगे हम बात करेंगे। वो साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स, उन्होंने इसी गोल स्ट्रक्चर को माइक्रोस्फेयर बोला। ये कोसर्वेट्स ही हैं जिन्होंने पहली सेल्स बनाई होंगी। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया, ये कुछ गैसेस रही होंगी, ये बिजली कण की अल्ट्रावायलेट रेज, और ये रही बिजली आपकी। इन्होंने जैसे ये अमीनो एसिड्स बनाए, शुगर, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक बेसिस, तो ये अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, और शुगर, फॉस्फेट या ऑर्गेनिक बेसिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे। जब ये इकट्ठे होंगे, क्लम्पिंग मतलब इकट्ठा होना, अगर ये इनको हम माइक्रोस्फेयर बोल रहे हैं तो ये कौन साइंटिस्ट बात कर रहे हैं, सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स ने इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्फेयर बोला और ओपेरिन ने इस स्ट्रक्चर को कोसर्वेट बोला। बात एक ही है ये, बट अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी जो थ्योरी समझाई उसमें इस स्ट्रक्चर को अलग नाम दिया, इतना सा है ये। जब ये चीज़ें बन गई, सारे पार्ट्स इकट्ठे हो गए, तो पहली प्रिमिटिव सेल बनी, जो कि नीचे शायद ये डायग्राम कट गया है। एनीवेज, प्रोटीन्स, एंजाइम, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सब इकट्ठे होकर इन्होंने पहली सेल बनाई। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये रॉ मटेरियल्स, ये सारी गैसेस, एनर्जी मतलब बिजली का या जो ऊर्जा है उसका सोर्स क्या है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकती है, बिजली भी होती है। मोनोमर्स मतलब सिंगल यूनिट, एकमात्र जो उसकी यूनिट है वो अमीनो एसिड है। अगर वो सारे मोनोमर्स इकट्ठे होते हैं जो पॉलीमर बनाता है तो पॉलीपेप्टाइड हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, पॉलीसैकेराइड्स हो गया। क्लम्पिंग मतलब जब ये इकट्ठे हुए तो इन्होंने क्या बनाया, फाइनली एक गोल स्ट्रक्चर, जिसे सिडनी फॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने माइक्रोस्फेयर बोला, जिसे ओपेरिन नाम के साइंटिस्ट ने कोसर्वेट्स बोला। और जब ये सब इकट्ठे होके एक साथ रहने लग गए ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, तो इन्होंने पहली सेल बनाई। सिंपल सी चीज़। अभी हमने ये सब चीज़ें समझ ली कि केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है। अब आगे बात करें तो मॉडर्न कंसेप्ट्स की बात करें अगर अपन इवोल्यूशन की, जब थोड़ा और समझदार साइंटिस्ट आए जिन्होंने और एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी शुरू करी, तो सबसे पहले अपन बात करें अगर कि इवोल्यूशन होता क्या है। एक चीज़ यहाँ पे याद रहे, जो इवोल्यूशन शब्द है ये साइंटिस्ट कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने ये शब्द जो है इवोल्यूशन जो हम बोल रहे हैं, ये शब्द हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। इनका कहना ये था, द कंटिन्यूस मतलब लगातार, डायनेमिक मतलब चेंज होता रहे, लगातार चेंज होता रहे ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब बहुत तरह तरह की भिन्नता का डेवलपमेंट, और अडेप्टेबिलिटी मतलब एक तो बहुत सारे चेंजेस आना और उसी के साथ हम अडेप्ट कर जाएं किसी एनवायरनमेंट में, मतलब एडजस्ट करें और उसमें हम बेहतर तरीके से रह सकें। ये सारे चेंजेस जो लगातार हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को मैंने क्यों ऑरेंज कलर में किया है, ये सारी जो घटनाएं हैं, क्रियाएं हैं, ये सब एक टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही हैं, धीरे धीरे समय के साथ हो रही हैं। तो ये डेफिनेशन होती है इवोल्यूशन की।
आप अपनी बुक्स में और बेहतर डेफिनेशन जो एग्ज़ाम में लिखने लायक है वो आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में, हिंदी वाले हिंदी मीडियम में। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सकें कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। मॉडर्न कंसेप्ट की अगर बात करें तो 3 साइंटिस्ट अपन को याद रखने हैं जो 3 टॉपिक्स अपन को पढ़ने भी है, लमार्किज्म, डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी। लमार्किज्म जे.बी. लमार्क ने दिया, डार्विनिज्म चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को बोलते हैं, और म्यूटेशन थ्योरी दी ह्यूगो दी व्रीज ने। सबसे पहले लमार्किज्म की अगर अपन बात करें तो लमार्क भाई साहब का पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट दे लमार्क। इन्होंने 1809 में अपनी बुक दी फिलोसफिक जूलॉजिके। इनकी जो थ्योरी है एवोल्यूशन की उसे अपन बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। दूसरा नाम थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ये दो नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं कि अगर कोई पूछे कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दी, लमार्क ने। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन किसने दी, लमार्क ने। इनकी 4 मेन बातें क्या थी ये अपन बात करेंगे। अब इसको आम भाषा में बोलते हैं, ये सब तो हो गया बहुत बुक की लैंग्वेज, ठीक है, किताबी लैंग्वेज हम नहीं बोलेंगे। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या है कि किसी के भी जीवन काल में जो भी विशेषताएं वो अपने जीवन काल में ला रहा है, इसको वो आगे भी पास करेगा। मतलब वो जो जीव है, जानवर है, या जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसके जीवन काल में जो भी चीज़ है उसने चेंजेस लाए हैं, वो आगे अपने बच्चों में उन चेंजेस को पास करता है। ये इन भाई साहब ने बोला। दूसरा इन्होंने ये बोला कि किसी भी जीवन काल में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई ऑर्गन को, किसी भी अपने शरीर के अंग को यूज़ करता है तो आगे अपनी जनरेशन जो उसके बच्चे हैं उसको भी वो यही मैसेज पास करेगा कि भाई तुझे भी यूज़ करना है। अगर उसने इस जीवन में मान लो हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, लेफ्ट हैंड का, तो आगे उसके बच्चे भी लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे और धीरे धीरे उनमें लेफ्ट हैंड गायब हो ही जाएगा। ये इन्होंने बोला, जो कि बहुत अजीब सी थ्योरी है पर उस समय उन्होंने ये चीज़ दी थी। तो उन्होंने ये बोला कि एक तो पहला पॉइंट, इंटरनल फोर्सेस टेंड टू इंक्रीज साइज ऑफ द बॉडी। मतलब कि कुछ अंदर के ऐसे फोर्सेस हैं जो आपकी बॉडी के साइज को बड़ा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। मतलब आप समय के साथ बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। ये पहली बात बोली। कोई भी अगर नई ऑर्गन बनती है किसी के शरीर में, किसी भी जानवर के, वो उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनती है। मतलब अगर उसको ज़रूरत है, अगर मान लो मैं अपना राइट हाथ यूज़ करती हूँ सबसे ज़्यादा, जो कि हम देखते हैं कि हम राइट हैंडेड हैं, हम चीज़ें राइट हैंड से करते हैं, खाना राइट हैंड से करेंगे, लिखना राइट हैंड से होगा, तो धीरे धीरे हमारा राइट हैंड ही विकसित होता जाएगा, ये इन्होंने बोला। जबकि आप ये देख रहे हैं हमारे दोनों हाथ बराबर होते हैं दिखने में। ऐसा नहीं है कि मेरा राइट हाथ जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत ही अलग टाइप का है, ऐसा नहीं है। दोनों हाथ बराबर होते हैं, बस अंतर इतना है कि हम यूज़ राइट हैंड को करते हैं। पर लेमार्क ये बोलते थे कि जो नई ऑर्गन है वो अगर हमें ज़रूरत है कि हमें यही यही काम करना है तो वो ऑर्गन नई बनती जाएगी। तीसरा, डेवलपमेंट एंड पावर ऑफ एक्शन ऑफ एन ऑर्गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज़। मतलब जितना ज़्यादा हम किसी ऑर्गन को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो डेवलप करती जाएगी। चौथा, ऑल चेंजेस एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग्स बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जितने भी चेंजेस किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने जीवन काल में एक्वायर किए जाते हैं, मतलब उतार लिए जाते हैं, वो और जो जीव है वो अपनी आने वाले बच्चों को भी, ऑफस्प्रिंग्स को भी वो चीज़ पास करता है। अब ये 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ के रखने हैं, याद रखने हैं। पहला कि अंदर के कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो बॉडी का जो साइज़ है वो बढ़ाते ही जाते हैं। दूसरा, अगर हमें लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम किसी एक ऑर्गन को और विकसित करते जाएंगे, ये दूसरी बात बोली। अगर मैं बात करूँ कि किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट है या पावर है,
वो किस हिसाब से होगा, अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा होगा। और जितने भी चेंजेस ये ऑर्गेनिज्म अपने जीवन काल में लाता है वो आने वाले बच्चों को पास करता है। तो इस चीज़ को आप देखें, ये एक जिराफ है जो बेचारा ये पेड़ नहीं खा पा रहा है, पेड़ मतलब ये पत्तियाँ नहीं खा पा रहा है क्योंकि इसकी गर्दन छोटी है। अब इसको लगा कि यार मेरी गर्दन छोटी क्यों है, तो इसको मन में बड़ी इच्छा होगी कि काश मेरी गर्दन बहुत बड़ी होती तो मैं ये खा पाता। तो उसने अंदर ये नीड, ये ज़रूरत पैदा करी कि काश ना मेरा गर्दन बड़ी होती। तो बेचारे की गर्दन धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू हुई क्योंकि उसको ज़रूरत थी। ठीक है, और ये गर्दन बढ़ती होती गई और फाइनली गर्दन इसकी इतनी बड़ी हो गई कि ये मज़े से ये पत्तियाँ खा सका। तो ये इसके अंदर की ज़रूरत थी, इसकी नीड थी, इसलिए इसने अपनी गर्दन बड़ी कर ली, ये लेमार्क ने बोला। और जो ये बड़ी गर्दन वाला जिराफ है, अब ये जब भी बच्चे पैदा करेगा तो उसमें भी ये एक बड़ी गर्दन वाला जीन पास करेगा कि भाई अब मेरे बच्चे जो होंगे उनकी भी गर्दन बड़ी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें अब आपको समझ में आ जाएंगी कि ये 4 बातें क्या बोली गई हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें जो लेमार्क की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, वो हैं ये एग्जाम्पल। जैसे कि ये जो लुहार है, आपने देखा होगा लुहार क्योंकि बहुत मेहनत करता है और इतने भारी काम करता है तो उसकी बॉडी बहुत डेवलप होती है, मतलब उसके बाइसेप्स होते हैं, उसके एब्स होंगे, क्योंकि वो अपने मसल्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है और लगातार करे जा रहा है, इसलिए उसकी ये बाइसेप्स वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। क्यों? ये जो एग्जाम्पल है वो इस थ्योरी को, लेमार्क की थ्योरी को सपोर्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, मतलब जिस ऑर्गन को हम यूज़ करे जा रहे हैं वो डेवलप होगी, जिस ऑर्गन को हम डिसयूज़ मतलब यूज़ नहीं कर रहे हैं, डिस मतलब नहीं, यूज़ मतलब यूज़ करना, ठीक है। तो डिसयूज़ अगर हम कर रहे हैं तो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से डेवलप होती जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है कि कोई सांप की बॉडी जो है, आप देखें इतना लंबा सारा होता है सांप, उसके हाथ और पैर क्यों नहीं होते? है तो रेप्टाइल ही। रेप्टाइल का मतलब क्या होता है? जैसे क्रोकोडाइल है हमारा मगरमच्छ, उसके भी तो हाथ और पैर होते हैं, पर सांप के क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि सांप को कहाँ रहना होता है? बिल के अंदर। अगर बिल के अंदर वो जाएगा और हाथ पैर होंगे उसके, तो सोच के देखो कि उसको कितनी प्रॉब्लम होगी बिल के अंदर घुसने में। इसलिए सांप ने सोचा कि यार मेरे को हाथ और पैर की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं अपने हाथ और पैर हटा देता हूँ। तो ये भी एक एग्जाम्पल है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन का। एग्जाम्पल क्या हो गया? एलोंगेटेड लिम्बलेस बॉडी ऑफ स्नेक। नेक्स्ट आप ये देखिए कितनी अजीब सी डरावनी सी मछली है। ये मछली एक्चुअली फ्लैट फिश कहलाती है। फ्लैट फिश में इस जो ये थ्योरी है ये बहुत ही सटीक बैठती है कि भाई जब ये मछली लार्वल स्टेज में होती है, मतलब जब अंडे से इसका लार्वा बनता है, तब इस मछली की जो आँखें हैं वो दोनों तरफ होती हैं, उसके लेफ्ट साइड में भी होती हैं और राइट साइड में भी होती हैं। पर जैसे जैसे ये मछली बड़ी होती जाती है और एडल्ट बन जाती है, पूरी वयस्क बन जाती है, तब इस मछली की जो आँखें थी, जो लेफ्ट और राइट में थी, वो सब दोनों खिसक के एक तरफ आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन पर रहती है, ये तैरती नहीं है ऊपर आके नदी में या जो भी जिस भी पानी में वो है, ये केवल ज़मीन पर रहती है, तो उसकी आँखों की ज़रूरत उसको नीचे की तरफ तो है नहीं। तो उसकी आँखें दोनों एक ही तरफ आ जाती हैं और ऊपर की तरफ रहती हैं वो आँखें, मतलब जिस तरफ ये जो फ्लैट फिश का ऊपरी सतह है उसमें दोनों आँखें एक साथ आके अपनी शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये भी बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो केव में मतलब गुफा में रहने वाली छोटी छिपकलियाँ हैं या रेप्टाइल्स हैं, जैसे ये एक सैलमेंडर है, इसके पास आँख ही नहीं है। आप देखिए, सबसे अच्छी बात ये, आँख की ज़रूरत हमें कब होती है? जब हम रोशनी में होते हैं। रोशनी में तो हम देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपको मैं अंधेरे कमरे में बंद कर दूँ तो क्या आपको आँख की ज़रूरत होगी? नहीं होगी, डेफिनेट सी बात है। ठीक है। तो आँख, ये जो सैलमेंडर है इसमें, जो केव में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनमें नहीं होती है। तो ये भी यूज़ एंड डिसयूज़ का एग्जाम्पल है कि इसको आँख की ज़रूरत नहीं थी तो इसमें आँख बननी बंद हो गई। नेक्स्ट, वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ लिविंग एनिमल्स। मतलब जैसे आपको ही पता है हमारे अंदर अपेंडिक्स होता है इंटेस्टाइन में, लास्ट पोर्शन में, जिसका कोई यूज़ नहीं है पर फालतू में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने इसको यूज़ नहीं किया तो ये
ऐसे ही स्ट्रक्चर पड़ी हुई है। जैसे अक्कल दाढ़ हुई हमारी, जैसे हमारे गूज बम्प्स होते हैं, एकदम से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो रोंगटों का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है, किसी काम के नहीं है, पर फिर भी हैं हमारे। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर्स भी हैं जो जिसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आप बतख को देखो। बतख का जो पंजा होता है वो एकदम जाल की तरह होता है ताकि वो अच्छे से तैर पाए। अगर सोच के देखिए, अगर ये जाल जैसा नहीं होता तो क्या ये तैर पाती? नहीं, नहीं तैर पाती। इसलिए इसने क्या किया, जब ये अपने पैर यूज़ करने शुरू करे पानी में, तो धीरे धीरे उसमें ये जाल बनने लग गया, वेब्ड फीट, ताकि ये तैर पाए इसमें। तो ये भी एक तरह का यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन का अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, लेमार्क की थ्योरी को बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, मतलब उसकी आलोचना भी की कि यार ये क्या बकवास थ्योरी दी है लेमार्क ने, मज़ा नहीं आया इसमें तो, और ये एकदम बेतुकी बातें कर रहा है। तो ये ऑगस्ट वीजमान नाम के भाई साहब थे, इन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे उसने ये प्रूव किया कि नहीं, लेमार्क की थ्योरी गलत है। ऐसे ही दूसरे भाई साहब हैं, ये भाई साहब नहीं है एक्चुअली, दो आदमी है, कासल एंड फिलिप। तीसरा एग्जाम्पल, जो हम भारतीय जो महिलाएं हैं उनकी हम नाक और कान छेदते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है जो इस थ्योरी को एकदम बेकार बताता है। चौथा है, ये आपको याद रखना है, ब्रास कॉइल्स इन द नेक ऑफ म्यांमार्स कयान ट्राइब। एक ये जाति है कयान ट्राइब, म्यांमार आपने सुना होगा, वहाँ के कुछ लोग हैं। उनका एग्जाम्पल भी मैं अभी आपको दूंगी। पहले ऑगस्ट वीजमान की थ्योरी की अगर अपन बात करें, तो इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि पहले अपन देख लेते हैं इन्होंने किया क्या। इन्होंने चूहे लिए, इन्होंने चूहों को हर बार उनकी पूंछ काट दी, और फिर इन्होंने, क्योंकि पूंछ का कोई काम नहीं था, इन्होंने पूंछ काटी, कितने कई सालों तक करते रहे पूंछ काटी, फिर उनको ब्रीड कराया, फिर नए चूहे पैदा हुए, पर उन्होंने देखा कि यार मैं तो हर बार पूंछ काट रहा हूँ, पर फिर भी बच्चों में पूंछ क्यों बन के आ रही है। जब मैंने पैदा होते ही किसी चूहे की पूंछ काट दी, और पूरे लाइफ उसने पूंछ यूज़ ही नहीं करी, कि यही प्रूव करना चाह रहे थे ना लेमार्क, कि भाई पूंछ अगर वो यूज़ नहीं कर रहा है तो आने वाले बच्चों में पूंछ नहीं होनी चाहिए। पर ऑगस्ट वेजमान बोले कि चल ठीक है भाई लेमार्क, तो ये बोल रहा है कि भाई यूज़ अगर नहीं हो रहा किसी ऑर्गन का, तो बच्चों में भी यूज़ नहीं होगा फिर उसका। तो इन्होंने भाई पूंछ खूब काटी चूहों की, पर हर बार जो बच्चा पैदा हुआ वो पूंछ वाला बच्चा पैदा हुआ। इससे क्या प्रूव होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी जीवन काल में कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे तो वो गायब हो जाए, ऐसा नहीं है, वो तब भी बनेगी। ठीक है, तो ऑगस्ट वेजमान ने ये बोला कि जो भी इनहेरिटेड, मतलब ट्रेड्स या जो विशेषताएं हैं किसी के जीवन काल के दौरान, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे आपके बच्चों में जाए। ठीक है, ये इनका एक्सपेरिमेंट है, आप इसको समझ लें। दूसरा एक्सपेरिमेंट है कासल और फिलिप का। उन्होंने क्या किया, गिनी पिग्स आपने देखे होंगे, क्या होते हैं गिनी पिग्स, आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार कि गिनी पिग किसे कहते हैं हम। देखिए ये जो है, ये देखने कितने प्यारे से गिनी पिग है। इन्होंने कासल और फिलिप ने गिनी पिग में एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ये बताया बताया क्या, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक की जो ओवरी है, ओवरी को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, अंडाशय बोलते हैं शायद। ठीक है, जो ओवरी है ब्लैक गिनी पिग की, वो उन्होंने वाइट गिनी पिग के अंदर लगा दी। ठीक है, वाइट गिनी पिग के अंदर लगा दी पैदा होते ही, और जब वो मैच्योर हुआ वाइट गिनी पिग जिसके अंदर ब्लैक ओवरी थी, और जब उसने बच्चे दिए, तो उसने बच्चे कैसे दिए, तब भी उसने काले बच्चे दिए। तो इससे क्या प्रूव होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के अंदर कोई ब्लैक एनिमल का कोई पार्ट लगा दें तो सब कुछ ब्लैक हो, ऐसा नहीं होगा। जब तक उसके जेनेटिक जो है, उसका जेनेटिक मामला सब कंट्रोल किए हैं, तब तक कोई चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब जीवन काल में कोई भी डिस्टरबेंस अगर होती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी जीव के अंदर, पर जब तक उसका जेनेटिक मामला कंट्रोल में है, तब तक आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं,
उसमें वही होगा जो उसकी जेनेटिक्स बोलती है, ना कि आप उसके जीवन में कोई भी छेड़खानी करो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है नाक और कान छेदने का, हमारे जो भारतीय संस्कृति में होता है। अब आप ये देखिए, मेरे भी कान में 2 छेद हैं, मेरी नाक में 1 छेद है, तो क्या मेरे होने वाले बच्चे के अंदर वो छेद होंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो ये चीज़ भी लमार्क की थ्योरी को एकदम गलत बताती है कि अगर जीवन काल में मैंने कुछ किया मेरे शरीर के साथ छेड़खानी, तो ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट ये है ही नहीं ऐसा कि आने वाली जनरेशन में या आने वाले बच्चों में मैं ये चीज़ अपने पास करूं। नेक्स्ट है, ये देखिए ब्रास कॉइल्स, ये देखिए गोल गोल ऐसी तांबे की ऐसी रिंग्स हैं, जो ये औरतें, जो म्यांमार की जो कयान ट्राइब है, ठीक है, एक तरह के ये ग्रुप है लोगों का, जो ये ऐसी चीज़ें गर्दन में पहनता है अपने आप को सुंदर बताने के लिए, कि हमारी गर्दन लंबी होगी तो हम सुंदर दिखेंगे। तो ये इस औरत की अगर मान लो जीवन भर गर्दन ऐसी रही, तो क्या इसके बच्चे के अंदर भी गर्दन लंबी होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिए, जो बच्चे पैदा होते हैं वो नॉर्मल गर्दन के होते हैं। तो ये भी एक तरह का पागलपना है जो ये लोग बाग सोचते हैं कि ऐसा होगा। तो ये भी लमार्क की थ्योरी को डिसअप्रूव करता है। अच्छा, आपके दिमाग में आया होगा ये गर्दन इतनी लंबी कैसे है? ये गर्दन एक्चुअल में इतनी लंबी नहीं है, बल्कि इनके जो कंधे हैं ये नीचे झुक गए हैं, और इनकी जो पूरी पसलियां हैं वो एकदम सिकुड़ गई हैं। इसकी वजह से इनका ये गर्दन लंबी लगती है अपन को। गर्दन की लंबाई ज़्यादा नहीं है इसमें, बल्कि इन्होंने अपने शरीर को एकदम ख़राब कर लिया है। नेक्स्ट, लेमार्किज्म हमने देख लिया। लेमार्किज्म को की आलोचना करने वाली एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। अब बात आती है नियो लेमार्किज्म की। मतलब अभी भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे, जैसे ये 3 नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, समर, कैमरर एंड मैकडॉगल। ये 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने लेमार्क की थ्योरी को विद एक्सपेरिमेंट सपोर्ट किया। मतलब इन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे लेमार्क की थ्योरी सही साबित हुई। तो देखिए, लेमार्क जो थे, इन्होंने जो थ्योरी दी वो कईयों ने उसको गलत भी बताया विद एग्जाम्पल, विद एक्सपेरिमेंट्स, और कई ऐसे थे जिन्होंने उसको सही भी बताया विद एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उसके रिजल्ट सही आते हैं तो वो चीज़ सही मानी जाती है, अब चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने लमार्क की थ्योरी को सही साबित किया, उसको अपन ने क्या बोल दिया, नियो लमार्किज्म। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, इनके आपको एक्सपेरिमेंट याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे कोड लिख दिया है थोड़ा बहुत, ताकि आपको याद रहे कि समर ने सफ़ेद चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया हाई टेम्परेचर पे, कैमरल ने सैलमेंडर पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या देखा, नहीं ये बर्थ इन, एक सेकेंड, ये बर्थ इन वाटर एंड ड्राई एनवायरनमेंट गलत लिख दिया है हमने, इसको आप हटा दें। येलो स्पॉट्स डालते हैं अपन इसमें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैकडॉगल जो है, उनका रैट को ट्रेनिंग दी इन्होंने वाटर टैंक में। आप ये चीज़ें याद रखेंगे तो आपको आसान रहेगा इसको लिखने में, कि नियो लेमार्किज्म ये 3 साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ दिया, और इन्होंने लेमार्क को सपोर्ट भी किया। समर की बात करें अगर अपन, जो साइंटिस्ट है समर, इन्होंने वाइट रैट्स को हाई टेम्परेचर पे मतलब रखा, उनको इनके बच्चे पैदा किए, और उन्होंने ये देखा कि हाई टेम्परेचर पे जो रैट्स पैदा हो रहे हैं उनकी पूंछ और पैर थोड़े लंबे थे जो नॉर्मल चूहों से, और ये चीज़ आगे भी जो बच्चे पैदा हुए इसी हाई टेम्परेचर पे, वो भी बड़े पूंछ और पैर वाले हुए। तो इन्होंने ये देखा कि हाई टेम्परेचर पे जिस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो चीज़ आगे भी पास हो रही है, इसलिए इन्होंने लेमार्क की थ्योरी को सही बताया, क्योंकि उनके जीवन काल में जो भी चेंज आए इन चूहों के, वो आगे पास हुए, इसलिए इन्होंने लेमार्क की थ्योरी को सही बताया। फिर ये कैमरर आए, इन्होंने सैलमेंडर पे एक्सपेरिमेंट किया। सैलमेंडर देखिए एक तरह का ये रेप्टाइल होता है इस तरह का, ये ब्लैक और येलो इसका बॉडी कलर है। इन्होंने ये देखा कि अगर मैं
सैलमेंडर को एक पीले रंग के एनवायरनमेंट में रखता हूँ तो उसके अंदर पीले रंग का कलर ज़्यादा डेवलप होता है। अगर वो उसको ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में रखते हैं तो उस सैलमेंडर में ब्लैक कलर ज़्यादा आता है उसके शरीर पे। और ये चीज़ उन्होंने देखी कि यही चीज़ उसके जो होने वाले बच्चे हैं उसमें आगे पास हुई। अगर काले रंग का सैलमेंडर है जिसको काले बैकग्राउंड में हम रखे जा रहे हैं तो उसके बच्चे भी काले ही पैदा होंगे। अगर पीले रंग का सैलमेंडर है, पीले रंग मतलब जिसमें ज़्यादातर पीले धब्बे हैं, उनका अपन अगर पीले एनवायरनमेंट में रखेंगे तो पीले रंग के सैलमेंडर पैदा होंगे। तो ये भी एक तरह का वो है कि जिस एनवायरनमेंट में उन्होंने रखा कैमरन ने उस पूरे जीवन काल, वो ही चीज़ आगे वाले बच्चों में भी पास हुई। तो ये लमार की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। फिर आते हैं मैकडॉगल भाई साहब। इन्होंने रैट की ट्रेनिंग करी, पानी के एक टैंक में रैट को छोड़ दिया। ठीक है। अब उस टैंक के अंदर उन्होंने दो पार्ट कर दिए कि एक पार्ट में जिसमें रोशनी थी और एक पार्ट जिसमें रोशनी नहीं थी और वो एकदम कम लाइट वाला था, कम रोशनी वाला था। जो रोशनी वाला पाथ था उस पानी के अंदर, वहाँ पे जब भी चूहा जाता था तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता था, मतलब उसको बिजली का झटका लगता था। और जो पानी वाला पोर्शन था जहाँ पे लाइट नहीं थी वहाँ वो आराम से जा सकता था। पर क्योंकि चूहों की आंखें होती हैं, वो देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे रोशनी है तो मैं रोशनी में चला जाता हूँ तो मेरे लिए आसान रहेगा। पर उस चूहे ने ये समझा कि भाई मैं रोशनी वाले पाथ में जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे झटका पड़ रहा है, तो उसने सोचा कि भाई यहाँ तो जाना बहुत ठीक नहीं है। तो उस चूहे ने क्या किया, उस पानी वाले टैंक में जहाँ पे रोशनी नहीं थी वो वहाँ पे जाने लग गया और वहाँ से जाके वो उस टैंक से बाहर निकल गया। ठीक है। तो ये जो लर्निंग है, मतलब ट्रेनिंग है, वो उस रैट ने समझी और धीरे धीरे जनरेशन से जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ये जो लर्निंग है, जो उसने याद किया इस चीज़ को, ये चीज़ बहुत बेहतर होती गई समय के साथ साथ। और आने वाले बच्चों ने भी उसको समझ लिया कि भाई हम यहाँ से अगर जाएंगे बिना रोशनी वाले गलियारे से तो हमें ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैकडॉगल ने क्या प्रूव किया कि समय के साथ जो चीज़ें सीखी इन चूहों ने, वो जो सीख है वो उन्होंने अपने बच्चों को भी पास की। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि जो एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने देखा कि जो समय जो रैट्स को लग रहा है उस वाटर टैंक को पास करने में, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब कम समय में एकदम तुरंत वो रैट जो है वो उसको पास कर पा रहे हैं बिना इलेक्ट्रिक शॉक खाए। नेक्स्ट आते हैं हमारे डार्विन। डार्विन की थ्योरी बहुत मज़ेदार है और आपको लमार्क की थ्योरी से बेटर लगेगी। डार्विन ये बोलते हैं, चलिए पहले तो डार्विन का पूरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये पैदा हुए श्रेसबेरी में और मर गए डाउन में। डाउन नाम का एक शहर था और ऐसे श्रेसबेरी नाम का एक शहर था। ठीक है। इन्होंने जो इवोल्यूशन बताया वो बताया नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन होता है। ठीक है। डार्विन की जब आप बात करेंगे तो आप बात करेंगे इवोल्यूशन कैसे होता है, नेचुरल सिलेक्शन से। मतलब अपने आप प्रकृति जिसे सेलेक्ट करती है वो इवॉल्व होता है, उसका इवोल्यूशन होता है। तो इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो 3-4 बातों पे बेस्ड है। पहला, किसी भी पॉपुलेशन में हर जो जीव है वो एक जैसा नहीं दिखता। मतलब अगर मैं बात करूँ हमारी मनुष्य की प्रजाति के बारे में भी, तो हम सब अलग अलग दिखते हैं। ठीक है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है। ठीक है। कोई बहुत बड़े साइज़ का है। जैसे अगर मैं ऑस्ट्रेलियंस की बात करूँ, आप ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच देखते होंगे तो ऑस्ट्रेलियंस की बॉडी कितनी बड़े बड़े होते हैं उसके क्रिकेटर, और हमारे इंडियंस कितने छोटे छोटे दिखते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस हैं एक ही पॉपुलेशन के अंदर, मतलब एक ही मनुष्य की प्रजाति के अंदर भी शारीरिक चेंजेस, डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि जब हम किसी पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज स्ट्रगल टू सर्वाइव। मतलब हम, आप चलिए उसको छोड़िए, आप बात करिए, आप जैसे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग वो एक एक पोजीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। ऐसे ही जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी जो स्पीशीज़ हैं, जो उसके इंडिविजुअल्स हैं, वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब एक
स्ट्रगल चल रहा है जीने के लिए, कि हम जिए, हमारी स्पीशीज़ जिए, हमारी प्रजाति आगे बढ़े। तो ये स्ट्रगल चल रहा है और लगातार चल रहा है। जो इंडिविजुअल जी जाते हैं, मतलब जीत लेते हैं उस चीज़ को, वो ही आगे अपनी जो खासियत है, विशेषताएं हैं, वो अपने बच्चों को भी पास करते हैं ताकि वो भी जी सकें। ठीक है, जो इंसान कमज़ोर है वो तो मर जाएगा। आप ये देखिए, पोलियो वाला अगर कोई आदमी है, वो आगे पोलियो वाले बच्चे ही पैदा करेगा और वो इतना नहीं जी पाएंगे कंपेयर टू एक नॉर्मल आदमी, अच्छा खासा, जिसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपैरेटिवली जिएगा ज़्यादा और वो ही अच्छे बच्चे पैदा करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो इंडिविजुअल्स स्ट्रॉन्ग हैं वो अपने बच्चों को भी अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग विशेषताएं पास करते हैं और वो ही ऑफस्प्रिंग आगे जीती हैं। साथ ही साथ जो भी छोटे मोटे चेंजेस हैं, अगर हमें जीने के लिए वो फ़ायदा देते हैं, तो वो ही चेंजेस आगे हम अपने बच्चों में भी पास करते हैं। आप ये देखिए, ये जो 3 पक्षी बने हुए हैं, ये है एक ही स्पीशीज़ के, पर इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। देखिए, इसका मुंह देखिए आप, पूरा ब्राउन है, ये ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और ये पूरा ब्लैक है। अब ये तीनों आप सोचिए कि लड़ाई करेंगे कि नहीं मैं जीऊँगा, मैं जीऊँगा, पर इसमें से जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो जिएगा केवल। ठीक है, ऐसे ही आप ये देखें, बीटल्स बने हुए हैं, जो छोटे छोटे कीड़े हैं, वो भी डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेमार्क और डार्विन की थ्योरी को अगर अपन कंपेयर करें, तो आप लेमार्क में देखिए, छोटा जिराफ है जिसने बोला कि भाई मुझे मेरी गर्दन लंबी हो जाए, लंबी हो जाए, लंबी हो जाए, और ये देखो ये गर्दन लंबी हो गई। इन्होंने तो ये बोला कि किसी चीज़ को अगर अपन चाहेंगे अंदर से कि यार लंबी हो जाए, लंबी हो जाए, और ये लंबी हो गई। पर डार्विन ने क्या बोला कि एक ही जगह पे एक छोटा जिराफ भी है, एक बड़ा जिराफ भी है। उन्होंने ये बोला कि जो स्ट्रॉन्ग है केवल वो जिएगा और बाकी मर जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि जो छोटा जिराफ है ये तो खा नहीं पा रहा, ये तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, ये तो बहुत कमज़ोर है। लेकिन ये जो लंबा जिराफ है वो खा पा रहा है, इसलिए लंबा जिराफ ही जीता गया, और ये जो छोटे हाइट का जिराफ था ये मर गया। आपको ये चीज़ ईजिली समझ में आ रही होगी यहाँ पे। तो लेमार्क तो ये बोलते हैं कि हमारी अंदर की चाहना है जो हमें इवॉल्व करती है, जबकि डार्विन ने बोला कि भाई 2 तरह के लोग हैं, ना कि एक तरह के। डार्विन ने बोला हर तरह की वैरायटी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, जो पहले फर्स्ट आ जाएगा वो ही जिएगा। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल को आप देखें, ये एक पॉपुलेशन है बीटल की, जिसमें ब्राउन कलर के बीटल भी हैं और ग्रीन कलर के बीटल भी हैं। बट अगर इन बीटल्स को ये पता है कि कौवा तो हरे रंग के बीटल्स को ही खाता है, तो इन्होंने क्या किया, अपने अंदर ब्राउन वाला जो जीन था, ब्राउन कलर वाला जीन, उसको बढ़ा लिया और ये ब्राउन वाले बीटल्स ज़्यादा बनने लग गए। मतलब रिप्रोडक्शन किसके बीच में होगा, ये ब्राउन ब्राउन के बीच में। ठीक है, और ग्रीन वाले कम हो जाएंगे। तो कौवे को लगेगा अरे ग्रीन वाले तो इक्का दुक्का ही हैं, चलो ठीक है इससे पेट भर लेता हूँ, पर इनको ये नहीं दिखेगा कि ब्राउन कलर के भी यहाँ पे सब चिपके हुए हैं पेड़ की छाल पे। तो डिफरेंसेस हैं, ग्रीन भी है, ब्राउन भी है, पर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने आप को बचा ले उसी की जीत है। ठीक है, तो डार्विन यही बोलते हैं कि बहुत डिफरेंसेस तो हैं एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वही डिफरेंसेस आगे पास होंगे जो उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस बीटल को जिंदा रहने के लिए कौन सा डिफरेंस हेल्प करेगा कि इसके अंदर ये ब्राउन कलर हो। अब ब्राउन कलर का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ग्रीन कलर वाला जीन नहीं है, जीन तो दोनों है। आप इसको देखें, अगर इसकी हेरिडिटी की बात करें तो इस बीटल के अंदर ब्राउन भी है और ग्रीन भी है, इसके अंदर ब्राउन भी है और ग्रीन भी है, पर ये बाहर क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सा जीन, ब्राउन कलर का, क्योंकि उसको जिंदा रहना है। ठीक है, ये बात आप समझिए। नेक्स्ट इसको और अच्छे से समझते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है। ये कौवे को पता है हमें ग्रीन खाने में बड़ा मज़ा आता है, ग्रीन कलर के बीटल बड़े टेस्टी होते हैं, तो बीटल्स को पता लग गया कि यार ये कौवे तो हमें खा रहे हैं। तो ये ब्राउन वालों ने क्या किया, अपने नंबर बढ़ाने शुरू किए,
और देखो अल्टीमेटली ब्राउन वाली पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई तो ग्रीन वाले बचे ही नहीं, अब कौवे कुछ खा ही नहीं सकते। तो वेरिएशन तो पॉपुलेशन के अंदर होते ही हैं, ठीक है। पर ये जो वेरिएशन है वो कैसे अपने आप को आगे पास कर सकते हैं, तो पास ये उसी में करेंगे जो चीज़ जिंदा रह सकती है, जो बच सकती है। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं आपको कैसा लगा। हम नेक्स्ट जो थ्योरी है ह्यूगो दी वरीज की और थोड़ा बहुत डार्विन का और पार्ट बचेगा वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।